हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट 2.0। आज हम लोगों ने क्लास 10th का एक चैप्टर जो है बहुत ही मतलब आप ऐसे सोच सकते हैं इसको कि ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स जो है वो चैप्टर है और इस कॉम्प्लेक्स से इस चैप्टर से जो क्वेश्चन है वो आते ज़रूर हैं। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, क्या नाम है? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इसकी हिंदी में लिखे दे रहा हूँ, इसका नाम है जैव विकास। क्या नाम है? जैव विकास। कोई ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें जैव विकास से क्वेश्चन नहीं आता होगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन को मैंने एक ही पॉइंट में इकट्ठा करने की कोशिश की, यानी हम एक वीडियो के अंदर होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो के अंदर हम इसको ख़त्म कर दें। ठीक है, तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन यानी जैव विकास से क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आएंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, चाहे वो क्लास 10th का हो चाहे वो क्लास 12th का हो। ठीक है, तो जैव विकास को हमको कायदे से पढ़ना है और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के जो क्वेश्चंस हैं, जो 7 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा पूरे 7 नंबर के ये क्वेश्चन इसके अंदर रहेंगे। अगर 7 नहीं होगा तो कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन तो इसमें से बिल्कुल पक्का ही पक्का आना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के जो क्वेश्चन होंगे वो जरूर आएंगे, जैव विकास से संबंधित क्वेश्चन जरूर जरूर आएंगे, क्योंकि ये बायोलॉजी का एक फेवरेट जो है वो टॉपिक है। इसलिए जो है वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में जरूर आएगा, आप उसको पढ़ना भी है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको बायोलॉजी के लिंक के बारे में जो है वो पता चल जाएगा, यानी जीवन कहाँ से आया, ये इस सब के बारे में जो है वो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की शुरुआत करते हैं। एक वीडियो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम वन शॉट ले रहे हैं। ठीक है, वन शॉट के अंदर ही हम सारी चीज़ों को जो है वो ख़त्म कर देंगे, यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के अंदर ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन पढ़ने से पहले यानी आप शुरू करने से पहले आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और सब्सक्राइब जो है वो कर दीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये जो है वो आगे की तरफ जा सके। ठीक है, तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की डेफिनेशन देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की हिंदी है जिसको हम बोलते हैं जैव विकास। ठीक है, जैव विकास देखिए हम बहुत तेज़ी से पढ़ाएंगे, क्योंकि वन शॉट है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जो मतलब टाइम नहीं लेके पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जिसको जैव विकास बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? देखिए डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो मैंने तो पहले बता दी कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की हिंदी होती है जैव विकास। दूसरा इसका मतलब होता है अनरोलिंग। अनरोलिंग का मतलब होता है कोई चीज़ लिपटी हुई है उसको खोल देना, यानी किसी के राज को जो है वो खोल देना। अनफोल्डिंग का मतलब कोई चीज़ मुड़ी हुई है उसको सीधा कर देना। रिवीलिंग का मतलब होता है कि कोई चीज़ को रिवील करना, किसी चीज़ को दिखाना, कोई चीज़ पहले से छुपी हुई थी उस चीज़ को दिखाना। और आगे मैंने लिखा है द हिडन फैक्ट्स। ठीक है, हिडन फैक्ट्स का मतलब छुपे हुए राज को ओपन कर देना क्या कहलाता है? अनरोलिंग कहलाता है, या अनफोल्डिंग कहलाता है, या रिवीलिंग कहलाता है। और यही ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का आधार है, यानी जैव विकास का यही आधार है। जैव विकास का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है कि जितने भी जैविक से दैट इज़ बायोलॉजिकल के जितने भी राज हैं उसको ओपन कर देना क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अब आगे देखिए, यहाँ पे इवोल्यूशन की मैंने डेफिनेशन लिखी है। क्या लिखा है मैंने? लिखा है ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन। ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन का मतलब होता है धीरे धीरे चेंजिंग होना, या धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होना, धीरे धीरे परिवर्तन होना। क्या क्या परिवर्तन होना? तो आप बोलेंगे लेस डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म से, यानी कम विकसित जीव से मोर विकसित जीव के अंदर। ठीक है, यानी ज़्यादा यानी अधिक विकसित जीव के अंदर परिवर्तन क्या कहलाता है? इवोल्यूशन कहलाता है। यानी सीधा मतलब होता है कि कम विकसित जीव से ज़्यादा विकसित जीव के बीच जो ये मामला चल रहा है, यानी जो मॉडिफिकेशन हो रहा है, उसके बॉडी के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, इस बॉडी के परिवर्तन को हम बोलते हैं क्या? इवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। और आप देखिए कि धीरे धीरे उसकी बॉडी के अंदर इतने चेंजेस आ जाते हैं कि वो एक नई स्पीसीज़ जो है वो बन जाती है, यानी पुराने वाले से एक नई स्पीसीज़ बन जाती है। ठीक है, तो उसे इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्पेसिएशन। क्या बोलते हैं? स्पेसिएशन। मैंने डेफिनेशन नीचे लिख रखी हुई है, आप उसको ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ मैंने क्या बताया, इवोल्यूशन का मतलब होता है कि जो लेस डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, लेस डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म का मतलब कि जो कम विकसित जीव हैं, ठीक है, कम विकसित जीव हैं, उनकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे परिवर्तन होता रहे ताकि वो ज़्यादा विकसित जीव बन जाए, यानी सिंपल से यानी साधारण जीव से वो क्या बन जाए? कॉम्प्लेक्स बन जाए। ठीक है, साधारण से वो क्या बन जाए? कॉम्प्लेक्स बन जाए, यानी जटिल बन जाए। साधारण से जटिल जीव जो है वो बन जाए, यानी उनकी बॉडी जो है वो ज़्यादा डेवलप हो जाए, ज़्यादा विकसित हो जाए। तो कम विकसित से ज़्यादा विकसित जीव के बनने की जो प्रक्रिया है वो इवोल्यूशन कहलाती है। ठीक है, और होता क्या है कि धीरे धीरे सिंपल से कॉम्प्लेक्स स्पीसीज जब बनती है तो ये सिंपल वाले से अपने से बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है।
बिल्कुल अलग हो जाती है, एक नई स्पीसीज़ बन जाती है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं स्पेसिएशन। क्या बोलते हैं? स्पेसिएशन। मेरे हिसाब से अब आपको एवोल्यूशन का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे की बढ़ते हैं, आगे की तरफ। हमें ये भी देखना है, ये देखिए, बताना है मुझे कि स्पेसिएशन का क्या मतलब हुआ। तो स्पेसिएशन का मतलब क्या हुआ है? द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। देखिए मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है कि नई स्पीसीज का बनना। किससे? फ्रॉम ओल्ड स्पीसीज, यानी पुरानी स्पीसीज से। यानी हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पुराने जीवों से नए जीवों का बनना, या मतलब नए जीवों का बनना क्या कहलाता है? स्पेसिएशन कहलाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, पुरानी स्पीसीज, यहाँ पे स्पीसीज की डेफिनेशन गलत, मतलब स्पेलिंग गलत है, तो वो क्या हो जाएगी? स्पीसीज, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये स्पीसीज है। ठीक है, तो पुराने से नए स्पीसीज का बनना क्या कहलाता है? स्पेसिएशन कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कि सिंपल से जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वो क्या होगा कि जो कॉम्प्लेक्स जो जीव होगा वो अपने जो सबसे सिंपल जो जीव होगा उससे बहुत ज़्यादा विकसित होगा। तो ये क्या होगा? एक नई स्पीसीज़ को जो है ये बताएगा। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिएशन बोलते हैं। अब आपको डेफिनेशन 3 चीज़ समझ में आ गई कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या है, मतलब जैव विकास। जैव विकास का मतलब बायोलॉजिकल विकास। ठीक है, तो जैव विकास, आपको एवोल्यूशन की डेफिनेशन आ गई और आपको स्पेसिएशन की डेफिनेशन जो है वो पता चल गई। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं, आगे की तरफ भी देखते हैं। इसमें देखिए, जैसे मैंने कि नीचे लिख रखा हुआ है कि जो यहाँ पे जो लिखा गया है वो है सिंपल ऑर्गेनिज्म। सिंपल ऑर्गेनिज्म मतलब होता है साधारण जीव से कॉम्प्लेक्स जीव में बनना क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स जीव में बनना क्या कहलाता है? स्पेसिएशन कहलाता है। क्या कहलाएगा? स्पेसिएशन कहलाएगा। ठीक है, ये स्पेसिएशन कहलाता है। दूसरी चीज़ आप देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो प्रोटोजोआ के जितने भी एनिमल्स होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं। ठीक है, अगर उनको देखा जाए तो बहुत ही सिंपल होते हैं। और जो मैमल्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा डेवलप होते हैं, सबसे ज़्यादा विकसित होते हैं। तो आप देखिए कि प्रोटोजोआ से, यानी प्रोटोजोआ से मैमल तक बनने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? स्पेसिएशन, या इसी को ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। जिससे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, देखिए पहले जो फ़ोन आते थे, वो क्या होते थे? जैसे एग्जाम्पल देखिए, नोकिया फ़ोन। तो नोकिया फ़ोन के अंदर बहुत ही कम विशेषताएँ थीं। ठीक है, जैसे बहुत जब शुरुआत में मोबाइल फ़ोन चला तो बहुत कम विशेषताएँ, धीरे धीरे क्या हुआ कि नोकिया को स्मार्टफ़ोन में बदला गया और अब स्मार्टफ़ोन के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो सुविधाएँ हैं। तो इसको आप थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है और ये वाला जो है वो सिंपल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो आप देखिए कि जो नोकिया है वो स्मार्टफ़ोन में बदल चुका है और आप देखिए कि कितना ज़्यादा हद तक बदल गया है कि बिल्कुल एक नई स्पीसीज़ बन गई है। ठीक है, तो ये कहलाता है इवोल्यूशन। क्या कहलाता है? इवोल्यूशन, यानी पुराने से नए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? इवोल्यूशन कहलाएगी। और ये जो अगर देखा जाए तो ये जो सिंपल ऑर्गेनिज्म थे ये कई साल पहले थे। ठीक है, जैसे 3 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो धीरे धीरे इनका विकास होता चला गया और 10,000 साल तक जब ये पहुँचे तो एक बढ़िया जीव के अंदर, यानी एक मानव के अंदर जो है वो परिवर्तन इनका देखा गया। तो ये जो मैंने कहा ना कि ओल्ड से, यानी पुराने से नए बनने की जो कला है ना, जो प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, या इसको बोलते हैं जैव विकास। क्या बोलेंगे? जैव विकास कहलाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जो है वो करते रहें, ठीक है, ताकि हमें पता चलता रहे। ठीक है, अब आप ये देखिए, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो यहाँ पे क्या क्या आ गया है कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो है इसका मतलब ये होता है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता कब है? तो आप ये कहेंगे डिसेंडेंट विद मॉडिफिकेशन। डिसेंडेंट विद मॉडिफिकेशन, यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का मतलब होता है जैसे मान लिया एक जीव है। ठीक है, ये कोई एक जीव है, यानी एक कोई एनिमल है, तो इसकी जो संतान होगी ना, इस संतान के अंदर परिवर्तन होना जरूरी है। ठीक है, अगर इस संतान में परिवर्तन होगा तभी हम कहेंगे कि इवोल्यूशन हुआ है, अन्यथा नहीं हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन तब होता है जब उनकी संतानों के अंदर कुछ परिवर्तन होते हैं। अब ये परिवर्तन कैसे होते हैं ये बात अभी नहीं बताएंगे, आगे की तरफ देखते हैं, आगे की तरफ हम बात बताएंगे। तो यहाँ पे क्या गया कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस के अंदर जो मॉडिफिकेशन होंगे वो उनके बच्चों के अंदर होंगे। ठीक है, कभी कभी ये जो मॉडिफिकेशन होते हैं ये यूज़फुल हो सकते हैं और कभी कभी ये हार्मफुल होते हैं। जैसे यूज़फुल हो सकते हैं या ये हार्मफुल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर हार्मफुल देखे गए हैं। आगे यहाँ पे देखा गया है संतान की बात कहा गया, तो देखिए संतान की अंग्रेजी ऑफस्प्रिंग भी होता है, चाइल्ड भी होता है, प्रोजेनी भी होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं उनके अंदर जो है वो मॉडिफिकेशन होना ज़रूरी है, यानी उनके अंदर परिवर्तन जो है होना ज़रूरी है। कभी कभी ये मॉडिफिकेशन यूज़फुल होते हैं, यानी लाभदायक होते हैं, कभी कभी ये हार्मफुल होते हैं। जब हार्मफुल होते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। यानी म्यूटेशन मतलब ऐसा नहीं, मॉडिफिकेशन जब होगा डीएनए के अंदर जब चेंज आएगा तो उसे हम म्यूटेशन बोलते हैं। तो अभी पीछे आगे आगे लिखा भी है
कि म्यूटेशन किसे बोलते हैं। डीएनए के अंदर अचानक चेंज आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। इसकी हिंदी उत्परिवर्तन है, ठीक है, इसकी हिंदी उत्परिवर्तन। तो मतलब ये होता है कि मॉडिफिकेशन जब जीव के अंदर, यानी जीव के अंदर जब बदलाव होते हैं ना, तो जो बदलाव होते हैं वो नुकसानदायक भी होते हैं और जो है वो यूज़फुल भी कभी कभी हो सकते हैं। आगे देखिए, अगर आप देखा जाए तो ये जो मॉडिफिकेशन है, यानी ये जो बदलाव है, अगर इस बदलाव की बात की जाए तो बदलाव दो तरीके से होता है। एक तो जन्म के दौरान ही हो सकता है, और दूसरा वो अपने जीवन के अंदर खुद एक्वायर करता है, अपने आप को बदलता है, ठीक है। तो दो तरीके हैं। तो मॉडिफिकेशन दो तरीके से, एक कंजेनाइटल होता है और एक क्या होता है, एक्वायर्ड होता है, ठीक है। कंजेनाइटल और एक्वायर्ड जो है वो माना जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन चेंजेस, यानी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन तभी होगा जब किसी भी जीव की बॉडी के अंदर परिवर्तन होगा, ठीक है। उसकी बॉडी के अंदर परिवर्तन होगा, धीरे धीरे परिवर्तन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो एक नई स्पीसीज जो है वो बन जाएगी। तो उसी को हम क्या बोल देंगे, एवोल्यूशन बोल देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे की तरफ देखते हैं। ये देखिए मैंने लिख भी दिया था कि कंजेनाइटल एक्वायर्ड में क्या फ़र्क है। देखिए यहाँ पे कंजेनाइटल का मतलब होता है कोई चीज़ जन्म के दौरान ही हो जाए चेंजिंग, और एक्वायर्ड का मतलब होता है कि वो अपने जीवन के अंदर किसी भी चीज़ को जो है सीखे या उसको बदले, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बताया, ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के क्या सबूत हैं, इनके बारे में ज़रा हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, यानी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जैव विकास के क्या क्या सबूत हैं कि जैव विकास, मैंने कह दिया तो अब ऐसा थोड़ी ना कि आप मान लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि आप ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के क्या क्या सबूत हैं। तो सबसे पहला जो सबूत है वो है एविडेंस फ्रॉम, पहला जो इसका सबूत है वो क्या है, एविडेंस फ्रॉम टैक्सोनॉमी, ठीक है। क्या नाम है, एविडेंस फ्रॉम टैक्सोनॉमी। ये देखिए टैक्सोनॉमी से सबूत हमें मिलता है। दूसरा एविडेंस फ्रॉम वेस्टिजियल आर्गन, वेस्टिजियल आर्गन से हमें सबूत मिलता है। तीसरा है एविडेंस फ्रॉम कंपेरेटिव एनाटॉमी। फिर चौथा है एविडेंस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक, ये करेक्टिंग लिख दिया है, गलत हो गया, कनेक्टिंग लिंक है, मैं इसको बाद में बता दूंगा। एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी और एविडेंस फ्रॉम फिजियोलॉजी। तो हमारे पास इतने स्टेप्स हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इतने स्टेप्स हैं, इतने हमारे पास सबूत हैं जो ये बताते हैं कि वास्तव में एक जीव के अंदर इवोल्यूशन होता है और उससे एक नई स्पीसीज जो है वो बनती है। चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ेंगे एविडेंस फ्रॉम टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो इसको हम नीचे पढ़ते हैं। देखिए ये पहला मैंने आपको बताया है एविडेंस फ्रॉम टैक्सोनॉमी, ठीक है। टैक्सोनॉमी जो है वो पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए टैक्सोनॉमी अगर देखेंगे तो ये देखिए एविडेंस फ्रॉम टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी से क्या सबूत हमें मिलता है। तो सबसे पहले हम टैक्सोनॉमी का मतलब समझते हैं कि व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी। यानी टैक्सोनॉमी की अगर बात की जाए तो टैक्सोनॉमी का मतलब ये होता है कि टैक्सोनॉमी साइंस की वो ब्रांच है, यानी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम किसी भी जीव की नेमिंग करते हैं, यानी नामकरण करते हैं, उसे डिस्क्राइब करते हैं, उसकी विवेचना करते हैं, उसको क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई का मतलब उसके वर्गीकरण करते हैं, किसका, जीव का, ठीक है। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि बायोलॉजी की वो ब्रांच, यानी जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव का नामकरण करते हैं, उनकी विवेचना करते हैं और उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी उनका वर्गीकरण करते हैं। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी किसी भी जीव का अरेंजमेंट, यानी वो कहाँ पे मौजूद है उसके बारे में बताया जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रखी जाती है। अच्छा, क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो आप देखिए क्लासिफिकेशन को कैसे बांटा जाता है। अगर आप देखेंगे तो क्लासिफिकेशन को कैसे बांटा जाता है ये ज़रा आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए ज़रा क्लासिफिकेशन को बांटने की जो प्रक्रिया है कि किसी जीव को कैसे बांटा जाता है, तो क्लासिफिकेशन किया जाता है। इसकी क्लासिफिकेशन कई सारी यूनिट्स हो सकती हैं, ठीक है, कई सारी यूनिट्स हो सकती हैं, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ठीक है। तो आप देखेंगे तो किंगडम जो है वो सबसे बड़ी यूनिट है, यानी सबसे बड़ी इकाई है क्लासिफिकेशन की, यानी वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई कौन है, किंगडम है। तो बोलेंगे किंगडम जो है वो सबसे लार्जेस्ट यूनिट है और स्पीसीज जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा कि जितना आप ऊपर जाएंगे, कहाँ, स्पीसीज से जितना आप ऊपर जाएंगे, यानी जितना भी आप स्पीसीज से ऊपर जाएंगे, यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर आप जाएंगे तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज़ करती जाएगी, यानी जटिलता जो है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन नीचे की तरफ अगर आप आएंगे, यानी ऊपर से यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आएंगे तो जो जटिलता है वो कम होती जाएगी, यानी जटिलता जो है वो कम होती जाएगी। यानी सीधा मतलब मेरा ये है कि अगर हम स्पीसीज से जीनस की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे हम इनके बीच में रिलेशन बता पाएंगे, लेकिन जीनस से अगर आप कह दीजिए फाइलम में देखेंगे तो इनके बीच में क्या रिलेशन है ये बहुत ही कम हद तक
जो है वो नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो वही लिखा मैंने कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऊपर की तरफ जाएंगे तो बढ़ती जाएगी, और कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलता जो है वो नीचे की तरफ घटती जाएगी। और यह भी ध्यान रखिएगा किंगडम सबसे लार्जेस्ट यूनिट है और स्पीसीज जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ध्यान रखिएगा, बहुत तेज़ी से हमें पढ़ना है क्योंकि वन शॉट है ना, जल्दी जल्दी हो सकता है। चलिए, सेकेंड जो है वो है एविडेंस फ्रॉम वेस्टिजियल आर्गन। एविडेंस फ्रेम तो जो मैंने ऊपर बताया है वो सबूत है। सबूत है का मतलब होता है कि सारे जो मतलब अगर मैं बात अपनी करूं तो आप देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया है यहाँ पे, तो इसमें ये बताया गया है कि कई सारी स्पीसीज मिलके जीनस बनाती हैं, कई सारी जीनस मिलके फैमिली बनाती हैं, कई सारी फैमिली ऑर्डर बनाती है, कई सारे ऑर्डर मिलके क्लास बनाते हैं, कई सारे क्लास मिलके फाइलम बनाते हैं, और कई सारे फाइलम मिलके किंगडम बनाते हैं। क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं स्पीसीज़ का कॉम्बिनेशन, यानी इसका जो मतलब जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो इन सब ऊपर वालों चीज़ों से है। ठीक है, इसका मतलब पहले हम किसी चीज़ को किंगडम में बताएंगे, उसके बाद नीचे की तरफ जो है वो आएंगे। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर हमें क्लासिफिकेशन करना है तो हमको लोगों के रिलेशंस के बारे में पता होना चाहिए, मतलब दैट इज़ जीवों के रिलेशन के बारे में, उसके संबंध के बारे में पता होना चाहिए। तो ये पहला जो है वो सबूत है। ठीक है, ये पहला सबूत है कि एवोल्यूशन हुआ है, यानी सिंपल सेल से जो है वो हम नीचे की तरफ चलें तो ये किंगडम जो है लार्जेस्ट यूनिट और स्पीसीज जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। नीचे की तरफ चलते हैं। दूसरा है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, तो लिखा है यहाँ पे एविडेंस फ्रॉम वेस्टिजियल आर्गन। ठीक है, यानी वेस्टिजियल आर्गन से क्या हमें सबूत मिलता है। तो वेस्टिजियल आर्गन देखिए पहले है क्या। वेस्टिजियल आर्गन का मतलब होता है कि कोई ऐसा अंग जो एनिमल्स में प्रेजेंट था कभी, यानी प्रेजेंट था, लेकिन अब उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और वो कभी भी प्राचीन समय में मौजूद थे। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि प्राचीन समय में वो मौजूद थे, तब उनका काम था, लेकिन आज वो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उनका कोई काम नहीं है। तो ऐसे आर्गन को हम बोलते हैं वेस्टिजियल आर्गन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल आर्गन। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पे कि पहले मौजूद थे, इसका मतलब पहले काम कर रहे थे। ठीक है, आज भी मौजूद हैं, लेकिन वो इनएक्टिव स्टेट में। इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर अगर वो पाया जा रहा था तो इसका मतलब हमारे एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके अंदर वो चीज़ काम कर रही थी, लेकिन हमारी आदत बदल जाने की वजह से वो जो अंग है वो क्या हो गया है? वेस्टिजियल हो गया। आप ही देखिए कि अगर इसमें ये बात बताई गई है कि जिस अंग का आप ज़्यादा उपयोग करेंगे, ठीक है, वो ज़्यादा शक्तिशाली होता जाएगा, और जिस अंग का उपयोग आप कम करेंगे वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब इसमें बताया गया है। तो ये कहा गया कि हमने जिस चीज़ का प्रयोग किया वो आगे बढ़ता चला गया। ठीक है, तो वही लिखा है वेस्टिजियल आर्गन। क्लियर है? तो देखिए इसमें कौन कौन से ऐसे आर्गन हैं जो वेस्टिजियल हैं, जो जीवों के अंदर पाए जाते हैं, यानी एनिमल्स में पाए जाते हैं। जैसे पहला है टेल वर्टिब्रा इन मैन, यानी मानव में टेल वर्टिब्रा। टेल वर्टिब्रा का मतलब होता है कि रीढ़ की हड्डी है, उसको वर्टिब्रा बोलते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर टेल वर्टिब्रा थी, यानी पूंछ बनाने वाली वर्टिब्रा, यानी पूंछ बनाने वाली रीढ़ की हड्डी वो मैन में पहले पाई जाती थी, अब जो है वो नहीं पाई जाती है, बल्कि उसकी जगह पे एक छोटी सी हड्डी जो है वो पाई जाती है। क्लियर है? जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉकिक्स। क्या बोलेंगे? कॉकिक्स बोलते हैं। तो इस कॉकिक्स का हमारी बॉडी के अंदर पाया जाना इस बात का सबूत है कि पहले जो है वो ये एक्टिव था, क्योंकि अब तो इसका कोई काम है नहीं। हमारी बॉडी के अंदर टेल थोड़ी ना पाई जाती है, यानी हमारे बॉडी के अंदर पूंछ नहीं पाई जाती, लेकिन फिर भी ये हड्डी, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हड्डी पहले टेल बनाती थी, यानी पूंछ बनाती थी। ठीक है, पूंछ बनाती थी, लेकिन अब तो बनाती नहीं। तो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद क्यों है? तो मौजूद इसलिए कि क्योंकि ये पहले टेल बनाती थी, जब हमारे एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वज हैं ना, जब हमारे पूर्वज जो हैं वो कहाँ रहते थे? पेड़ों पर रहते थे, तब हमको पूंछ की ज़रूरत हुआ करती थी, लेकिन अब ज़रूरत नहीं है। तो अब वो क्या है? केवल एक हड्डी है, केवल एक बोन है, जो कि थोड़ी सी जो है वो पड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ये निष्क्रिय हो गई है। क्लियर है? तो ये पहला सबूत है। ठीक है, कभी कभी देखते हैं कि बच्चों के अंदर जो है, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके अंदर ये पूंछ वापस आ जाती है, तो ऐसी प्रक्रिया को बोलते हैं रिवर्जन। क्या बोलते हैं? रिवर्जन। ठीक है, यानी पूंछ जो है वो आ जाती है, तो उसको ऑपरेशन से काट के जो है वो निकाला जाता है। ठीक है, दूसरा है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स देखिए, ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स को अगर आप देखेंगे तो जो सीकम होता है ना, ऐसे अगर आप देखेंगे, ऐसे सीकम देखेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इतना बड़ा ऐसे जो है वो सीकम होता है, और ऐसे ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है। तो इसको हम बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं। ठीक है, और इस बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया को बोलते हैं इस्चीरिचिया कोलाई। क्या बोलते हैं? इस्चीरिचिया कोलाई नाम का जो है वो बैक्टीरिया रहता है।
ठीक है। इसका काम क्या होता है कि ये इसके अंदर जो सेलुलोज होता है उसको डाइजेस्ट करता है और एनिमल को मिलता है। खास करके ये हर्बीवोरस एनिमल में पाया जाता है। हर्बीवोरस का मतलब शाकाहारी जानवरों के अंदर पाया जाता है। ये एक्टिव था, लेकिन ये कभी हमारे एंसेस्टर में जो है वो एक्टिव हुआ करता था, यानी हमारे जो पूर्वज थे उनके अंदर ये एक्टिव हुआ करता था। तब ये इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का काम क्या था कि हम लोग जो घास फूस खाते थे उससे ही हमको एनर्जी मिल जाती थी, क्योंकि ये बैक्टीरिया हमारे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में जो था वो पाया जाता था और वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देता था। लेकिन अब हमारी बॉडी के अंदर, अब चूंकि हम लोगों ने खाने की आदत बदल ली, तो क्या हुआ कि ये जो बैक्टीरिया है ये डेथ हो गए, यानी इनकी ये डेड हो गए। तो अब हमारी बॉडी के अंदर सेलुलोज का डाइजेशन नहीं हो सकता, यानी अब हम सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर सकते और उससे हमें ग्लूकोज की प्राप्ति बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले अगर हमारी बॉडी के अंदर ये था तो ये एक्टिव था, अब ये इनएक्टिव हो गया है। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिए। दूसरा है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन ये एक मेम्ब्रेन है और ये मेम्ब्रेन किस में पाई जाती है? फ्रॉक्स में पाई जाती है। फ्रॉक मतलब मेंढक के अंदर पाई जाती है। आपने देखा होगा कि जो मेंढक हैं जब वो कभी आंख बंद करते हैं तो उनके ऊपर एक वाइट झिल्ली होती है। ठीक है। वाइट यानी उनकी आंख के ऊपर एक सफ़ेद सफ़ेद मेम्ब्रेन होती है। उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन कभी भी हमारी बॉडी के अंदर जो है वो पाई जाती थी। ठीक है। यानी ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो है ये पाई जाती थी। कब पाई जाती थी? जब हमारे एंसेस्टर थे, जब वो इक्वेटिक थे। इक्वेटिक मतलब जब वो पानी में रहते थे तब ये पाए जाते थे। इसी बात से हमें पता चला है ना कि हमारी बॉडी के अंदर निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है। अब ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो अगर आप शीशे के सामने जाएं तो ये जो आपकी आँख है ना, ये तो आपकी आँख है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे, मैं इसका कलर बदले दे रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे यहाँ पे, ठीक है, आँख के बिल्कुल कोने में, जैसे ये आपकी नाक है ना, ऐसे नाक है, तो यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है। सेमी लूनर, ठीक है, आप इसको बोलते हैं सेमी लूनर, यानी आधा चांद के जैसी ये मेम्ब्रेन बिल्कुल धागे नुमा जो है वो वाइट कलर की जो है वो धागे नुमा स्ट्रक्चर जो है वो पाई जाती है। क्लियर हो गया। ठीक है। ये पाई जाती है और उसी को हम क्या बोलते हैं? निक्टेटिव मेमोरी। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर काम तो है नहीं। ठीक है। यानी हमारी बॉडी के अंदर इसका कोई काम नहीं है। तो जब बॉडी के अंदर हमारे काम नहीं है तो इनएक्टिव हो गई, यानी ये वेस्टिजियल हो गई। अब हमारी बॉडी में इसका नाम क्या हो गया? प्लीका सेमिलुनैरिस। ठीक है। क्या हो गया? प्लीका सेमिलुनैरिस। ठीक है। प्लीका सेमिलुनैरिस के नाम से जो है वो जाना जाता है। दूसरा है मसल्स ऑफ द एयर पिन्ना। ये देखिए क्या है? मसल्स ऑफ द एयर पिना। ठीक है। यानी मसल्स ऑफ द एयर पिना के नाम से जो है वो जानी जाती है। देखो क्या है, तो मसल्स ऑफ द एयर पिन्ना का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के जो कान की जो मसल्स हैं, देखिए पहले क्या होते थे, हमारे जो ईयर थे यानी कान जो थे वो मूव कर सकते थे, यानी कान की जो मसल्स थी वो मूव कर सकती थी, आप कान को हिला सकते थे। लेकिन अब कान को आप हिला नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो मसल्स पिन्ना है इनका काम जो है वो ख़त्म हो गया। अब इनका काम केवल है साउंड को कलेक्ट करना, यानी साउंड को कलेक्ट करना ही केवल काम है। दूसरी चीज़, जैसे आप देखिए कि अगर हाथी को आप देखेंगे, एलिफेंट को, तो एलिफेंट क्या करता है? अपने कानों को जो है वो क्या कर सकता है? हिला सकता है। देखिए पंखे की तरह हिलाता रहता है ना, लेकिन आप नहीं हिला सकते। तो क्या है, हमारी बॉडी के अंदर वो मसल्स तो पाई जाती है लेकिन वो इनएक्टिव है। इसका मतलब वो कभी मूव करती थी, ठीक है, लेकिन अब मूव नहीं करती क्योंकि हमारा काम उससे ख़त्म हो गया है। ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे है बॉडी हेयर्स। अब देखिए पहले बॉडी पे बाल पाए जाते थे, लेकिन अब बाल जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है। यानी लॉस हो रहे हैं। ठीक है। लॉस हो रहे हैं। इसका मतलब पहले बाल का काम था, अब उसका काम जो है वो ख़त्म हो गया है, तो वो वेस्टिजियल होता चला जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं जिनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, बिल्कुल शेर के जैसे लगते हैं, इसलिए उनको हम लॉयन बॉय बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? लॉयन बॉय जो है वो बोलते हैं। चलिए आगे की तरफ देखिए। ये देखिए बहुत सारा मैंने एग्जाम्पल लिख के रखा है। ठीक है। देखिए ज़रा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए रेडिमेंट्री पेल्विक गर्डिल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, रेडिमेंट्री पेल्विक गर्डिल का मतलब ये हुआ कि पहले जो स्नेक हुआ करते थे ना, स्नेक, इनके अंदर गर्डिल पाए जाते थे, यानी ये मूव करते थे, चलते थे, वॉक करते थे। पहले ये वॉक करते थे, उसके बाद इनको क्या हुआ कि जब ये जंगल में रहने लगे, यानी वन में रहने लगे, तो क्या हुआ कि ये जो है झाड़ियों में फंस जाते थे। चलने की वजह से ये जल्दी चल नहीं पाते थे, तो इन्होंने अपने पैरों का इस्तेमाल जो है वो बंद कर दिया, यानी लेग को अब यूज़ नहीं किया, यानी लेग को यूज़ नहीं किया। और ये अब क्या करने लगे? क्रीप करने लगे। क्रीप का मतलब होता है रेंगने लगे। और धीरे धीरे इनके पैर जो है वो क्या हो गए? बेकार हो गए। बेकार हो गए
और इन्होंने मतलब अब ये इनका जो पैर है वो इनएक्टिव हो गया, अब वो पैर काम ही नहीं कर रहा था, ठीक है। तो वो धीरे धीरे जो हो गए वो समाप्त हो गए, लेकिन उनकी बॉडी के अंदर अभी भी पैर जो है वो बहुत ही बारीक जो है वो स्ट्रक्चर अभी भी पाया जाता है, लेकिन वो काम के नहीं है, वो वेस्टिजियल हो गए हैं, बेकार हो गए हैं, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं रूडिमेंट्री पेल्विक गर्डिल। इसका मतलब क्या हुआ, यानी वो चीज़ अभी भी मौजूद है लेकिन इनएक्टिव अवस्था में है, यानी उससे काम नहीं लिया जा सकता। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको खुद बताऊं कि आपका जो दाहिना हाथ है, जो लोग राइट हैंडेड हैं वो दाहिने हाथ से यानी राइट हैंड से, ठीक है, राइट हैंड से ज़्यादा काम कर लेते हैं, यानी राइट हैंड से वो मोर वर्क करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा किया है, और जो लेफ़्ट हैंडेड वाले होते हैं वो लेफ़्ट हैंड से ज़्यादा काम कर लेते हैं, ठीक है, मोर वर्क जो है वो कर लेते हैं, क्योंकि वो उन्होंने अपने लेफ़्ट हैंड को जो है वो ज़्यादा प्रयोग किया है, ठीक है। और आप अगर राइट हैंडेड वाले लेफ़्ट हैंडेड से ज़्यादा वजन नहीं उठा सकते या उससे अच्छे को काम नहीं कर सकते, तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो यही सब है। आगे देखते हैं कि दूसरा है नॉन फंक्शनल विंग्स। नॉन फंक्शनल विंग्स का मतलब होता है कि विंग्स होते हुए यानी पंख होते हुए भी आप उड़ ना पाएँ। जैसे आप देखिए, ये दो बर्ड हैं, एक का नाम है ईमू, ठीक है, और एक का नाम है ऑस्ट्रिच। ये दोनों बर्ड हैं और इन दोनों के पास विंग्स हैं, लेकिन वो डू नॉट फ्लाइट यानी उड़ नहीं सकते। अब आप खुद ही सोच लीजिए, वो इतने भारी हो गए कि बाद में ये उन्होंने उड़ना जो है वो बंद कर दिया, जिसकी वजह से उनके जो विंग्स हो गए वो क्या हो गए, नॉन फंक्शनल हो गए, ठीक है। अब उनका काम नहीं है। जैसे मैंने पीछे नीचे लिख ही दिया था, अभी बता ही दिया था कि आपकी आंखों के अंदर जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है वो एक आधा चांद की जैसी होती है, इसलिए उसको बोलते हैं प्लिका सेमी लुनैरिस। क्या बोलते हैं? प्लिका सेमी लुनैरिस, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? तो आगे की तरफ अब देखते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा और बता दें। यहाँ पे ये बताया गया कि बता दिया कि मैंने कि जो वर्टिब्रल कॉलम है यानी रीढ़ की जो हड्डी है उसमें कितनी हड्डी पाई जाती हैं, तो आप बोलेंगे 26, ठीक है। 7 सर्वाइकल होती हैं यानी गर्दन पे, 12 थोरैसिक यानी 12 सीने में, ठीक है। चेस्ट कैविटी में 5 जो होती हैं वो लंबर होती है, 2 जो होती हैं वो कॉकिक्स होती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे की तरफ हम चलते हैं। अब दूसरा है जिसको हम बोलते हैं एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी, ठीक है, एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी, यानी दूसरा जो सबूत है वो है एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी। अब यहाँ पे एनाटॉमी किसको बोलते हैं और बातें पता चलती हैं। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, बॉडी के आंतरिक संरचना को हम क्या बोलते हैं, अगर हम उसका अध्ययन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एनाटॉमी। यानी बॉडी की यानी शरीर की आंतरिक संरचना की स्टडी का अध्ययन क्या कहलाता है, एनाटॉमी जो है वो कहलाता है। अब दूसरा है तो हम क्या करेंगे कि दो जीवों के बीच में जो उनकी बॉडी की आंतरिक संरचना है उसकी तुलना करेंगे, ठीक है, और उसकी तुलना में मुझे जो भी मिलेगा, जो भी प्राप्त होगा, उससे हम पता लगा लेंगे कि इवोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे पहला आर्गन है उसको बोलते हैं होमोलागस आर्गन, होमोलागस आर्गन। तो होमोलागस आर्गन को दूसरे शब्दों में यानी इसको दूसरे नाम से पुकारा जाता है, इसको बोलते हैं होमोलॉजी, ठीक है, या इसी को बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, या इसी को बोलते हैं एडाप्टिव रेडिएशन। क्या बोलते हैं? 4 नाम से जाना जाता है, ठीक है। होमोलागस आर्गन, होमोलॉजी, या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, या एडाप्टिव रेडिएशन कहलाता है। इसमें होता क्या है कि कोई एक मतलब जो विकास होता है वो एक कॉमन पॉइंट से शुरू होता है, एक कॉमन पॉइंट से शुरू होता है। मैं बताता हूँ क्या हुआ, ठीक है, आगे देखिए, आप तो बताते हैं हम। ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो होमोलॉजी की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो इसमें ये कहा गया कि द ऑर्गन विच आर सेम इन स्ट्रक्चर, यानी ऐसे अंग, यानी दो जीवों के ऐसे अंग जो स्ट्रक्चर में सेम हो यानी संरचना में सेम हो, लेकिन उनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट हो, यानी कार्य जो है वो क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आप ले लीजिए कई जीवों के हाथ यानी कई जानवरों के हाथ ले लीजिए, तो सभी जानवरों के हाथ में 30 हड्डी पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 30 पाई जाती है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल आपसे बता दूं कि जैसे मानव का हाथ ले लिया जाए, घोड़े का हाथ ले लिया जाए, और बैट माने चमगादड़ का हाथ ले लिया जाए, सभी के सभी क्या है, मैमल हैं, तो इनकी बॉडी में 30 हड्डी पाई जाती है। जैसे हड्डी मतलब हाथ में पाई जाने वाली जो हड्डियाँ हैं उनका नाम क्या है, तो पहला ह्यूमरस, ठीक है, क्या है, ह्यूमरस। कितनी होती हैं? 1 होती हैं, ठीक है। रेडियस और अल्ना ये 2 होती हैं, दोनों मिला के। कार्पल्स कितनी होती हैं? 8 होती हैं। मेटाकार्पल कितनी होती है? 5 होती है। और फ्लेंजेस कितनी होती हैं? 14 होती हैं, ठीक है। फ्लेंजेस का मतलब होता है कि आपकी उंगलियों में 3-3 हड्डी पाई जाती है, तो
5 उंगली है तो 3 पचे 15, लेकिन थंब में यानी अंगूठे में 2 पाई जाती हैं, तो 14 ही तो हुई, तो ये फेलेंजेस कहलाती हैं। ठीक है, तो इतना मिला के कितनी हड्डी हुई? 30 हड्डी हुई। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा 30 हड्डी हुई। ठीक है, तो ये 30 हड्डी जो है वो सभी में पाई जाती है, यानी ये बैट में भी पाई जाती है, चमगादड़ में, मैं आपको बताता हूँ फिर से, यानी बैट में पाई जाती हैं। ठीक है, बैट में, चमगादड़ में। दूसरा अगर देखा जाए तो ये ह्यूमन में पाई जाती हैं, उसमें भी 30 हड्डी। ठीक है, दूसरा हॉर्स में यानी घोड़े में, घोड़े के हाथ पैर में पाई जाती हैं। ठीक है, यानी पैर में जो है वो पाई जाती हैं। तो इन सब के अंदर, सभी के अंदर 30 हड्डी है। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या तीनों का काम एक है? नहीं है। अगर हम बैट की बात करें तो ये उड़ने के काम आती है, फ्लाइंग यानी उड़ने के काम आती है। अच्छा, ह्यूमन का काम है होल्डिंग, कैचिंग। ठीक है, होल्डिंग यानी किसी चीज़ को पकड़ने के लिए काम आती है। हॉर्स का काम होता है रनिंग, यानी दौड़ने के काम आती है, चलने के काम आती है। अब आप मुझे बताइए कि सभी की बॉडी में जो हड्डियों की संख्या है वो सेम है। ठीक है, यानी सभी की जो हड्डियों की संख्या है सेम है, लेकिन सबका काम क्या है? अलग अलग है, यानी डिफरेंट फंक्शन है। तो इसलिए ऐसे आर्गन को हम बोलते हैं होमोलॉजी, मतलब होमोलॉगस आर्गन, और इस फेनामेनान को, इस प्रक्रिया को होमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि चाहे वो चमगादड़ हो, चाहे वो मानव हो, चाहे वो घोड़ा हो, ये कहीं ना कहीं एक ही पॉइंट से आए हैं, तभी तो इनकी बॉडी के अंदर सारी की सारी 30 हड्डियाँ सेम हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि इन्होंने क्या किया है कि अपने काम के अकॉर्डिंग अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को बदल दिया है। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है? विकास हुआ है। आप देखिए, खुद ही देखिए, मैंने लिख भी दिया है कि यहाँ पे देखिए हैंड, इसको फोर लिम्ब कहा जाता है, फोर लिम्ब कहा जाता है, और लेग यानी पैर, इसको हिंड लिम्ब कहा जाता है। तो इसमें देखिए वॉकिंग के लिए काम किया जा सकता है, जैसे ह्यूमन करता है। स्विमिंग की बात की जाए यानी तैरने की, तो व्हेल कर सकता है। फ्लाइंग की बात अगर की जाए तो वह चमगादड़ करता है। अब देखिए तीनों में, चाहे ह्यूमन हो, चाहे व्हेल हो, चाहे बैट हो, चाहे मैंने हॉर्स बताया था, घोड़ा बताया था, सबके अंदर हड्डियों की संख्या सेम है, लेकिन सबका काम क्या है? डिफरेंट है। इसका मतलब सबके उद्गम यानी सबकी ओरिजिन एक है, उन्होंने अपने अलग अलग काम की वजह से अपने अपने काम को जो है वो बांट लिया। यहाँ जो मैंने लिखा है वो मैंने क्या लिखा? मैंने कहा लिखा कि सबका पॉइंट एक है, कॉमन है। ठीक, लेकिन सब लोगों ने, कोई फ्लाइंग करने लगा है यानी कोई उड़ने लगा है, कोई वॉकिंग करने लगा है, कोई स्विमिंग करने लगा है, कोई रनिंग करने लगा है, कोई जंपिंग करने लगा है, कोई जो है वो मतलब उसके अंदर जो है वो दौड़ने लगा है, यानी कूदने लगा है, या कुछ भी करने लगा है। तो ये बात इसमें, यानी हर चीज़ एक ही जगह शुरू हुई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और देखिए आगे, और देखिए, ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट, यानी जो कीड़े होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, कीट होते हैं, उनको अगर देखा जाए तो उनके माउथ में बहुत सारे पार्ट पाए जाते हैं। मैंने 2-3 लिख दिए हैं। एक का नाम है लेबियम, एक का नाम है मैक्सिला, और एक का नाम है मैंडिबिल। ये सब इंसेक्ट के माउथ पार्ट हैं, यानी मुंह के अंग हैं। माउथ पार्ट मुंह के भाग हैं। अच्छा, तो ये सब में सेम है, जितने भी इंसेक्ट हैं सबके अंदर सेम है, लेकिन क्या सभी का काम सेम है? नहीं सेम है। जैसे आप देखिए, लीकिंग माना होता है चाटना, तो ये हाउस फ्लाई, जो मधुमक्खी, क्या नाम है, मक्खी होती है, वो मक्खी क्या करती है? किसी भी चीज़ को चाटती है, लेकिन इसका मुंह में लेबियम, मैक्सिला और मैंडिबिल ही तो होता है। अच्छा, उसी जगह पे देखिए कटिंग, अगर कटिंग की बात की जाए तो ग्रास होपर, जिसको बोलते हैं टिड्डा, तो ये टिड्डा क्या करता है? काट काट के खाता है, लेकिन इसका माउथ पार्ट तो वही है। सकिंग माने होता है चूसना, तो मॉस्किटो जो है वो क्या करता है? खून चूसता है, लेकिन इसका माउथ पार्ट तो सेम है, लेकिन माउथ पार्ट सेम है, यानी सबके अंदर यही पाया जाएगा, तीनों के अंदर यही पाया जाएगा, लेकिन सबका काम अलग अलग है। कोई सकिंग कर रहा है और कोई ग्राइंडिंग कर रहा है, यानी कूच रहा है, या जो है वो, तो जैसे एग्जाम्पल कौन है? काकरोच। ठीक है, यानी काकरोच जो है वो क्या करता है? ग्राइंडिंग करता है, यानी कूचता है और पीसता है। कौन? काकरोच। सकिंग कौन करता है? मॉस्किटो। कटिंग कौन करता है? ग्रास होपर, टिड्डा। लिकिंग कौन करता है? हाउस फ्लाई। कौन करता है? हाउस फ्लाई। ठीक है, लिकिंग कौन करेगा? हाउस फ्लाई जो है वो करेगा। ग्राइंडिंग जो है वो काकरोच करेगा। लेकिन सभी के अंदर, ये सभी के अंदर जो है वो यही जो है वो माउथ पार्ट यानी मुंह के आर्गन जो है वो पाए जाते हैं। आगे की तरफ देखिए, हाँ ये देखिए, मैं डार्विन की बात करता हूँ, तो डार्विन जो है वो हमारे एक मतलब नेचुरल इवोल्यूशनरी वैज्ञानिक थे। इनको एक बार मैं इसके बारे में पूरा बताऊँगा। HMS बीगल नाम का एक जहाज़ था, उस पे इनको कभी मौका जाने को जो है वो मिला, तो इन्होंने जब ये उस शिप पे यात्रा कर रहे थे, तो इन्होंने अलग अलग बर्ड्स देखी। ठीक है, यानी बर्ड्स देखी, चिड़िया देखी, और उन चिड़िया की जो चोंच थी उनके अंदर परिवर्तन था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके अंदर फीडिंग हैबिट यानी खाने की आदत की वजह से उनकी चोंच में परिवर्तन हो गया, और ऐसी चिड़ियों को डार्विन फिंचेस कहा जाता है। देखिए मैंने जल्दी बता दिया क्योंकि मुझे पढ़ाना ही आगे, इसलिए मैंने इसको बता दिया, डार्विन फिंचेस जो है वो कहा जाता है। अब आ जाइए नेक्स्ट, एनालॉगस आर्गन। एनालॉगस आर्गन या इसी को बोलते हैं एनालॉजी, या इसी को बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब ये बिल्कुल जस्ट उसका उल्टा है, होमोलॉजी का जस्ट ये अपोजिट है। क्या अपोजिट है? एनालॉजी का मतलब होता है ऐसे आर्गन्स जो अंदर से डिफरेंट हों लेकिन उनका फंक्शन सेम हो। अब देखिए वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था कार्य जो है वो अलग अलग हो लेकिन उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो सेम हो। यहाँ पे क्या कहा गया है कि बॉडी का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो लेकिन काम सेम हो। देखिए काम सेम की बात की गई है। अब देखिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ, देखिए ज़रा आप खुद ही देखिए। इसमें ये कहा गया कि जो इंसेक्ट के जो पर होते हैं यानी कीड़े, जैसे मैं आपके सामने कह दूँ मधुमक्खी, ठीक है, तो मधुमक्खी के जो विंग्स हैं, जो पर हैं, और बैट के जो विंग्स हैं यानी चमगादड़ के जो पंख हैं, और जो बर्ड्स की जो पंख हैं यानी जो उसके बॉडी के अंदर जो पर पाए जाते हैं, ये तीनों काम उड़ने के लिए किए जाते हैं। आप खुद ही देख लीजिए कि तीनों काम किसके लिए किए जाते हैं, उड़ने के लिए किए जाते हैं। लेकिन अगर इनके परों को अगर अंदर से देखा जाए, काट के देखा जाए, तो आप देखेंगे कि जो इंसेक्ट है उसकी बॉडी के पर के अंदर हड्डी नहीं रहेगी, ठीक है। अच्छा, अगर आप देखेंगे मैमल में, अगर मैमल की बात करें तो मैमल की बॉडी के यानी जो मैमल में बर्ड्स हैं, यानी टोटली बर्ड्स है, उनकी बॉडी के अंदर हड्डी पाई जाएगी, ठीक है। ठीक है, ये सॉरी ये मैमल है, तो मैमल की अगर देखा जाए तो हड्डी जो है इसमें पाई जाएंगी। अच्छा, जो बर्ड्स हैं उनकी बॉडी में अगर देखा जाए तो वो भी हड्डी मौजूद रहेगी लेकिन इनकी हड्डी जो है वो क्या होगी, खोखली होगी। तो तीनों में अंतर है ना, लेकिन तीनों का काम क्या है, उड़ना, यानी ओनली फ्लाइंग। तीनों का काम क्या है, फ्लाइंग, यानी उड़ने का ही काम है। लेकिन तीनों की जो हड्डियां हैं उन हड्डियों में परिवर्तन है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, एनालॉगस आर्गन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एनालॉगस आर्गन बोलते हैं। तो ये भी हमें समझाता है कि इवोल्यूशन हुआ है। कैसे हुआ है, अलग अलग फील्ड में जाने की वजह से, अलग अलग पर्यावरण में जाने की वजह से इनकी बॉडी के अंदर जो है वो परिवर्तन आ गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर देखी गई हैं। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि जो चिड़िया होती हैं उनकी हड्डियाँ जो हैं वो खोखली होती हैं, इसको बोलते हैं न्यूमैटिक, और उसमें एयर भरी होती है, हवा भरी होती है, ताकि वो आसानी से उड़ सकें। आगे आ जाइए, वेल। अगर वेल की बात करें तो वेल जो है, वेल हुआ, इसकी बॉडी में मतलब इसको तैरने के लिए फ्लिपर्स चाहिए। क्या चाहिए, फ्लिपर्स, ठीक है। क्या चाहिए, फ्लिपर्स चाहिए। वेल एक मैमल है, ये ध्यान रखिएगा। वेल क्या है, मैमल है, ये लंग्स से सांस लेता है और ये यंग वंस को जन्म देता है, यानी बच्चे को जो है वो ये जन्म देता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि वो स्विमिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब आप देखिए कि इसकी बॉडी में जो फ्लिपर्स पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल मछली के पंख के जैसे, ठीक है, फिश के पंख के जैसे, यानी उसके फिन्स के जैसे होते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, मछली में जो हड्डी पाई जाती है और जो व्हेल के अंदर जो हड्डी पाई जाएगी, क्या सेम होगी, बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, तो इनका काम तो एक ही है ना, कि दोनों का काम है तैरना, लेकिन दोनों की बॉडी स्ट्रक्चर में जो है वो परिवर्तन है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि ऐसे ऑर्गन्स को एनालॉगस आर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनालॉगस आर्गन बोलते हैं, ठीक है। ये थे। आगे आ जाइए, एविडेंस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। एविडेंस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक जो है वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पे हम अपनी जो वीडियो है उसको यहाँ पे रोकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये काफ़ी लंबी हो जाएगी, हम इसको 2-3 वीडियो के अंदर जो है वो समझा देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब हमें जो पढ़ना है वो है एविडेंस फ्रॉम द कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। तो हम इसके बारे में इंपॉर्टेंट, तो अब तब तक आप इसको क्या कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जो है वो आप इसको ज़रूर करें, ठीक है। तो ये आपको जो है मैंने बताया, आपको मैंने समझाया, ठीक है। अब इसको लाइक शेयर कमेंट आप करिए, ओके। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप ज़रूर इसका इंतज़ार कीजिएगा, मैं इसके बाद ही आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है, ओके। थैंक यू।